Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about gastric secretion. इसी को हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं और इसमें मेनली हम लोग यही गैस्ट्रिक जूस का फिजियोलॉजी देखेंगे, चाहे इसका कॉम्पोजिशन, अगर इसकी कंटेंट की मैं बात। आज की वीडियो का ओरिएंटेशन या कंटेंट होने वाला इंट्रोडक्शन, ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन सा सेल पाया जाता है और क्या सीक्रेट करता है। कॉम्पोजिशन देखेंगे, इसमें मेनली HCl है जिसका मैकेनिज्म और फंक्शन देखेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स में इंडिविजुअल सिर्फ HCl का ही मैकेनिज्म फंक्शन पूछ लिया जाता है। सो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रेगुलेशन देखेंगे, गैस्ट्रिक एसिड का रेगुलेशन कैसे होता है और फेजेस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। क्लिनिकल कोरिलेशन में भी मैं लास्ट में बताऊंगी। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या बोलता है कि द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस डेली। जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है वो कुछ जूसेस जो है वो सीक्रेट करते हैं, जो कुछ फ्लूइड लाइक जो है वो सीक्रेट करता है, उसी को हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब ही है स्टमक, और स्टमक से जो सीक्रेट होगा जूस उसको गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। इसका अमाउंट कितना होता है, 2500 ml पर डे सीक्रेट होता है। pH इसका कितना होता है, 1 से 2, जिसको हम लोग स्ट्रांगली एसिडिक होता है। अगर हमारे जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड है, अगर इस हैंड पे पड़ जाए तो ये पूरा जो बोन है उसको क्रॉस करके इधर आ सकता है। सोचिए कितना एसिडिक होता है, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक होता है। अब हमें देखना है कि ग्लैंड्स एंड सेल ऑफ सीक्रेशन। स्टमक में हमें इसका कन्फ्यूजन होता है, हम लोग सोचते हैं कि मतलब ग्लैंड्स एक ही सेल एक ही, नहीं, ग्लैंड्स के अंदर सेल पाया जाता है स्टमक में, जो कि स्पेसिफिक चीज़ें सीक्रेट करती है। क्या है, 2 ग्लैंड्स है, ऑक्जेंटिक या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं, या फिर पाइलोरिक ग्लैंड एक है। और थर्ड में एक ये भी आता है सरफेस म्यूकस सेल, जो ये भी सम अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट करता है। मेनली हम लोगों को ग्लैंड्स को ही देखना है। ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो है वो उसमें 3 टाइप सेल पाए जाते हैं, और पाइलोरिक ग्लैंड में भी 3 टाइप सेल पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्जेंटिक ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है। ये इनसाइड सरफेस ऑफ बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टमक, प्रॉक्सिमल 80% ऑफ स्टमक। ये जो हमारा स्टमक है, फंडस पार्ट, जो ऊपर वाला फंडस पार्ट होता है, एनाटॉमी में जो स्टमक का स्ट्रक्चर है, इतना आपको पता होगा कि फंडस ऊपर वाला पार्ट है। तो 80% जो स्टमक का पार्ट है वहाँ पे ऑक्जेंटिक ग्लैंड होता है, जिसमें 3 सेल पाए जाएंगे। कौन सा, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक चीफ सेल, ऑक्जेंटिक पेराइटल सेल। और 20% जो कि पाइलोरिक वाला पार्ट है, वहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड पाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कहाँ लोकेशन है, द एंटेरियल पोर्शन ऑफ स्टमक, कितना, 20% ऑफ स्टमक। इसमें कौन कौन से सेल है, म्यूकस सेल जैसा कि इसमें था, और पेप्टिक सेल। और इसमें बस समझने वाली बात ये है कि जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है उसमें जो थर्ड वाला सेल है उसको ऑक्जेंटिव या पेराइटल सेल उसमें पाया जाता है, और इसमें जो है वो G सेल पाया जाता है। और इस देखिए, म्यूकस नेक सेल और पेप्टिक चीफ सेल दोनों में है, और दोनों में क्या रिलीज करता है, म्यूकस, और पेप्टिक चीफ सेल पेप्सिनोजन। दोनों में एक ही चीज़ सीक्रेट करेगा। बट डिफरेंसेस क्या है ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल का, तो ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। अब यहाँ पे एक और याद करने के लिए आप समझ सकते हैं, ऑक्जेंटिव या फिर जो पेराइटल सेल हमारे फंडस वाले पार्ट में पाया जाता है ऑक्जेंटिव ग्लैंड में, उससे HCl सीक्रेट होता है, और HCl का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है गैस्ट्रिक जूस में, इसीलिए इस ग्लैंड का ही नाम ऑक्जेंटिव या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड रख दिया गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जो G सेल है वो गैस्ट्रिन सीक्रेट करता है, और इसका क्या काम है, जब हम लोग इसका जो रेगुलेशन है वहाँ मैं बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब आपका इतना जानने के बाद ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि ग्लैंड्स के अंदर सेल पाया जाता है। तो देखिए ये कैसे सिचुएटेड होता है, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे स्टमक में इस तरह से एक ग्लैंड है, और इस तरह से सेल जो सिचुएटेड होता है इस पार्ट में। जैसे कि फर्स्ट है तो म्यूकस नेक सेल, सेकेंड पार्ट में पेप्टिक या चीफ सेल, और थर्ड पार्ट में ऑक्जेंटिव या पेराइटल सेल। तो इस तरह से ग्लैंड्स के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीक्रेट करता है। एक कॉम्पोजिशन में आपको और अच्छे समझ में। इंट्रोडक्शन और कौन सा ग्लैंड था, उसके अंदर कौन सा सेल और सिक्रेशन क्या था, वो देखने के बाद अब हम लोगों का टॉपिक है कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन क्या है, गैस्ट्रिक जूस में एक तो वाटर पाया जाएगा और सॉलिड्स पाया जाएगा। सॉलिड्स में कौन कौन सा पाया जाएगा,
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ये तो हम लोगों को पैनक्रियाटिक से भी पता है, और जब भी हम लोग किस चीज़ का पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आता ही है। सो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कौन सा है, HCl हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम होगा, SiO3 होगा। मेनली HCl का है क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये हमें डिटेल में डिस्कस करना है, हम लोग देखेंगे आगे। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कौन सा है, एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन सा एंजाइम, पेप्सिन हो गया, गेस्ट्रिक लाइपेज हो गया, जिलेटिनेज हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, जो कि पेराइटल सेल जहाँ से HCl सीक्रेट हो रहा था वहाँ से ये भी सीक्रेट हो रहा था, और ये मेनली विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। सो इतना जानने के बाद अब हमें देखना है कि ये HCl इतना इम्पॉर्टेंट तो ये है क्या, पूरा इसका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। HCl का मैकेनिज्म और फंक्शन देखेंगे। सो क्या है इसका इंट्रोडक्शन। HCl इज सीक्रेटेड बाय पेराइटल ऑक्जिनेटिव सेल ऑफ द फंडिक ग्लैंड। HCl कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड था हमारा स्टमक का, उसका ऑक्जेंटिव या पेराइटल सेल, उसी से हमारा HCl सीक्रेट हो रहा है। सो ये पॉइंट तो आपका क्लियर होगा। सो अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ HCl सीक्रेशन। सो मैकेनिज्म क्या है HCl सीक्रेशन का, ये भले ही देखने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेनली आपको देखना है कि जैसे HCl हमें बनाना है तो H प्लस कहाँ से आ रहा है और Cl कहाँ से आ रहा है, ये 2 पॉइंट को बस हमें ध्यान में रखना है। सो देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू में मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमें CO2 मिलता है, और ये CO2 जो है, ये वाला पार्ट हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारा पेराइटल सेल है, क्योंकि पेराइटल सेल से ही HCl सीक्रेट होता है, मैं आपको बताई हूँ। सो और ये वाला क्या है, जैसे कि ये स्टमक हो गया, तो स्टमक का यहाँ पे सेल है, तो यहाँ पे ल्यूमन वाला पार्ट होता है, तो ये ल्यूमन है। अब जो पेराइटल सेल है उसका 2 मेम्ब्रेन होता है, एक तो वैसोलेटरल मेम्ब्रेन जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, और एक अपाइकल मेम्ब्रेन जो कि ल्यूमन वाले पार्ट की तरफ होगा। सो अब हमें क्या देखना है, ये हमारा ल्यूमन ऑफ कनिकुलाई, दैट मीन्स ये स्टमक वाले पार्ट में जो ल्यूमन है उसका ये नाम है, और ये है इंटेस्टाइनल फ्लूइड, क्योंकि ब्लड वेसल्स और सेल के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल ही बोलते हैं, और इसमें कुछ फ्लूइड पाया जाता है तो इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे बोलते हैं। सो जो टिश्यू था वहाँ से CO2 मेटाबॉलिज्म से हमें मिला है, तो वो ब्लड में आता है, और ये ब्लड से ये चला जाता है पेराइटल सेल में। अब ये जब CO2 आया तो हमारे सेल में H2O है, H2O और CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, और ये फिर से कार्बोनिक हाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही ये टूट के H प्लस और HCO3 बनाता है। सो अब इसे बाहर निकालना है, तभी तो HCl हमें मिलेगा। सो H प्लस जो है वो यहाँ पे एक चैनल होता है हमारे सेल में। वी नो कि बहुत सारे जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं, चैनल पाए जाते हैं, जिससे कि सब्सटेंस का जो है वो इधर से उधर आना जाना होता है। सो H प्लस जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपेज चैनल होता है। एटीपेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ATP लगेगा। जैसे H प्लस अगर बाहर इसको जाना है तो यहाँ पे ATP की ज़रूरत होती है, ये बस नॉर्मल फिनोमिना है। सो H प्लस इधर आ गया तो K प्लस आएगा, क्योंकि ये चैनल ही है कि अगर हम H प्लस ले जा रहे हैं तो हमको K चाहिए, तो K आ जाता है। और कैसे बाहर निकलेगा वो मैं आगे बताऊँगी। मेनली हमें Cl और H को देखना है। अब ये जो HCO3, जैसे H प्लस तो यहाँ चला गया, और HCO3 जो बचा वो जो है वो HCO3 और Cl ये वाला चैनल का नाम है। इससे HCO3 जो है वो ब्लड में आएगा, और Cl हमारे ब्लड से जो है वो सेल में आएगा। क्यों, क्योंकि अगर HCO3 ही सिर्फ जाएगा और Cl नहीं आता, जो सेल का न्यूट्रल रहना चाहिए वो नहीं रह पाएगा। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए Cl जो है वो सेल में आ जाता है। तो ये और एक और है Cl के लिए कि ब्लड से क्योंकि यहाँ पे इसको Cl चाहिए ताकि HCl बन सके, तो ऐसे भी जो है वो सीधा बिना कोई चैनल के ही Cl सेल में घुसता, मतलब चला आता है। और यहाँ पे Cl के लिए स्पेसिफिक चैनल है जिसके कारण वो ल्यूमेन में चला आता है। तो हमें H प्लस और Cl मिल गया, जिससे रिएक्ट करके HCl बनेगा। और कैसे बनेगा मैं आपको लैंग्वेज के थ्रू भी समझा दूँगी। सो ये तो मिल गया। अब हमारा जो यहाँ पे K प्लस आया था, और इधर से भी एक सोडियम को आना होता है, ये सब नॉर्मल फिनोमिना है। और पोटेशियम इधर आता है, जिसके कारण सेल में बहुत सारे जो है वो फंक्शन होते रहते हैं। तो ये सारा चीज़ अपने बाहर जाता है। यहाँ से जो K प्लस आया था और ये सोडियम अंदर गया तो K प्लस आया और बाहर निकला। और H2O3 जो है वो डिफ्यूज होकर इस सेल से मेनली ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाता है। ये आप पॉइंट ना भी ध्यान में रखें तो HCl आपको मेनली ध्यान में रखना है।
क्या हुआ यहाँ पे फिनोमिना, तो जो CO2 हमें टिश्यू से मिला और H2 हमारे सेल में था, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में HCO3 बनाया और ये फिर टूट के H+ बाहर आया और HCO3 जो है वो ब्लड में गया। तो यहाँ पे ये बोलता है पंपिंग H+ दस फॉर्मेट द कैनिकुलाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके कारण ATP लगा था, जिसको मैं पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ। अब क्या बोलता है, टू मेंटेन इंट्रासेलुलर न्यूट्रलिटी, जो HCO3 आया था तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए Cl जो है एक्सचेंज होता है HCO3 Cl एक्सचेंजर चैनल के द्वारा। अब क्या होगा, एज रिजल्ट Cl गोज आउट टू सेल रिच कैनिकुलाई, बस वही Cl जो कैनिकुलाई से बाहर इसमें आया ल्यूमन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये आ गया, तब क्या होगा, HCl अब रिएक्ट करेगा और HCl का जो है वो फॉर्म करेगा, अपाइकल मेम्ब्रेन के थ्रू आया था और इसमें जो है HCl अब बनेगा क्योंकि इसको H+ भी मिल गया है और Cl भी मिल गया है। अब ये बात ध्यान में रखना कि कब HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है, जब आप मील लेते हैं, मतलब खाना खाते हैं, तब जो है वो लार्ज अमाउंट में HCl सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ल्यूमन में। क्यों, क्योंकि आप जब खाना लेंगे तभी प्रोटीन आएगा और HCl मेनली प्रोटीन के डाइजेशन में ही हेल्प करता है, जो कि मैं आगे आपको फंक्शन के थ्रू बताती हूँ। सो अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ HCl कि आखिर इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या काम करता है। तो ये क्या काम करता है, जैसे कि कॉम्पोजिशन, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स में पेप्सिन होता है। ये पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। जैसे ही इसको HCl मिलता है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और यही पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये तो बस पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में बनाया, लेकिन एक्टिव फॉर्म में इसका बनाना सिर्फ काम नहीं है। अब जब तक प्रोटीन को पेप्सिन तोड़े ना, तब तक उसके साथ रहेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा। सो क्या बोलता है, प्रोवाइड मीडियम एक्शन ऑफ द पेप्सिन ऑन प्रोटीन। नेक्स्ट क्या बोलता है, इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी होता है। डैट मीन्स कि अगर हमारे फूड में कोई बैक्टीरिया चला गया तो उससे भी ये बचाता है। डैट मीन्स कि हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है HCl। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कैल्शियम बाय मेकिंग सॉल्यूबल, जो आयरन और कैल्शियम को सॉल्यूबल बना के एब्जॉर्प्शन में भी HCl हेल्पफुल होता है। और क्या काम करता है, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये जब मैं पैनक्रियाटिक एंजाइम पढ़ाई हूँ तो वहाँ पे भी बताई हूँ कि जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम कब सीक्रेट होता है, जैसे कि HCl एसिडिक है और ये फूड के साथ मिला हुआ होता है और फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाएगा। जैसे कि ये स्टमक है, स्टमक से के बाद तो इंटेस्टाइन में ही जाएगा, तो ये एसिडिक होता है। और ये एसिडिक इसका होना ये पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाता है, ताकि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो अल्कलाइन होता है, ताकि ये न्यूट्रल कर सके, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होना यहाँ पे इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है, जो कि आगे भी हम लोग देखेंगे। सो इतना सारा काम जो है वो फंक्शन जो है वो हमारा HCl करता है। सो HCl आपका आई होप कि कंप्लीट हो पाया होगा। इसका इंट्रोडक्शन लिखिए, फिगर बनाइए, मैकेनिज्म लिखिए और फंक्शन लिख दीजिए, इतना इनफ है। अब हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। सो रेगुलेशन इसका मेनली अगर मैं बात करूं कि गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक जूस है या फिर गैस्ट्रिक एसिड बोलिए, उसका कैसे जो है वो रेगुलेशन होता है, तो मेनली वेगस नर्व ही इसमें काम करता है। वेगस नर्व कैसे, वेगस नर्व जैसे कि ये पहले तो काम करेगा पेप्टिक सेल, जो कि चीफ सेल है, पेप्सिनोजेन रिलीज कर रहा था, तो इसको भी बढ़ाना है घटाना है, वेगस नर्व डायरेक्टली जो है उस पे काम करता है। म्यूकस सेल दोनों में था, जो कि म्यूकस रिलीज करता है, तो ये वेगस नर्व दोनों सेल पे काम करवा के कितना रिलीज करवाना है, कैसे उसे रेगुलेट करवाना है, करवाएगा। अब मेनली यहाँ पे हमें पता है गैस्ट्रिक एसिड HCl का मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि पैराइटल सेल से HCl रिलीज होता है, तो उसका मेन मैकेनिज्म है। सो वेगस नर्व सबसे पहले पैराइटल सेल से HCl को मेंटेन करने के लिए क्या करता है कि देखिए, Cl तो मेनली HCl बनाने के लिए H+ इंपॉर्टेंट है। H+ जितना आएगा Cl अपने आप आ जाएगा, क्योंकि देखे तो डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी ये आ जा रहा था। सो H+ पे मेनली हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो वेगस नर्व क्या करता है, सबसे पहले तो HCH रिलीज करेगा, जो कि हमारे पेराइटल सेल पे रिसेप्टर M3 होता है, उस पर बाइंड करके और कैल्शियम को रिलीज करवाता है, जिसके कारण पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। तो पेराइटल सेल पे पोटेशियम
और हाइड्रोजन का चैनल होता है जिसके कारण H+ रिलीज हो जाएगा। अब वेगस नर्व खुद तो H+ रिलीज करवा ही रहा है, एक जी सेल जो कि यहाँ पे ये था, मैं बताई थी कि जब आपको रेगुलेशन बताऊंगी तो वहाँ पे समझाऊंगी गेस्ट्रिन का क्या काम है। तो जी सेल जो है वो HCl के सिक्रीशन में काम करवाता है। कैसे? वेगस नर्व जो है जी सेल को एक्टिवेट करवा के और गेस्ट्रिन रिलीज करवाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि गेस्ट्रिन रिलीज भी कर रहा था। सो गेस्ट्रिन एक पेराइटल सेल पे CCK2 रिसेप्टर पाया जाता है। ये आपको फार्माकोलॉजी में भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये पढ़ना जरूरी होता है। सो इस पे बाइंड करके और ये भी कैल्शियम को ही रिलीज करवा के और H+ को रिलीज करवाएगा। और H+ जब बाहर आएगा तो K+ जाएगा, क्योंकि ये चैनल है जिसको H+ अगर भेजता है तो K+ उसको ले जाना है सेल के अंदर। सो ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक ECL को भी ये वेगस नर्व जी सेल जो है एक्टिवेट करता है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, जो कि हिस्टामिन रिलीज करके H2 जो रिसेप्टर पेराइटल सेल पे पाया जाता है उस पे काम करेगा, जिसके कारण साइक्लिक AMP पाथवे जो है साइक्लिक AMP पाथवे के थ्रू H+ रिलीज करवाने का काम करता है। सो मेनली हम लोग देख क्या रहे हैं कि वेगस नर्व ही सारा चीज़ को काम करवाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जी सेल खुद भी एक्टिवेट हो सकता है और ECL खुद भी एक्टिवेट होता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन वेगस नर्व अगर एक्टिवेट है तो ये सारा चीज़ को एक्टिवेट करवा के पेप्टिक सेल पे भी काम कर रहा है, म्यूकस सेल पे भी काम कर रहा है, ये हमारा जी सेल पे भी काम कर रहा है, पैराइटल सेल पे भी काम कर रहा है। और यही तो अल्टीमेटली हम लोगों का सेल है जिससे कि गेस्ट्रिक जो भी जूसेस है वो सीक्रेट हो रहा है। तो रेगुलेशन कैसे हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। सो सारा चीज़ डिस्कस करने के बाद हम लोगों का क्या बचा है? फेजेस। तो फेजेस क्या है गेस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन का, वो हम लोग देखते हैं डायग्राम और इसके थ्रू दोनों, क्योंकि समटाइम्स 5 मार्क्स में जो भी मैं बता रही हूँ ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं पता, बस गेस्ट्रिक एसिड का जो फिजियोलॉजी है वो आपका पूरा कंठस्थ होना चाहिए। कंपोजिशन से पूछ सकता है, गेस्ट्रिक एसिड का फेजेस पूछ सकता है, रेगुलेशन पूछ सकता है, या फिर HCl पूछ सकता है। तो सारा चीज़ आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। सो फेजेस में क्या है, फेजेस का मतलब ये आप समझिए कि इसका मतलब होता क्या है। तो फेजेस की कब जो है वो गेस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होता है, कब जो है वो गेस्ट्रिक एसिड ज़्यादा सीक्रेट होगा, कब कम होगा, और कैसे इसका सीक्रेशन जो है वो इनहिबिट होगा, वो सारा चीज़ हम लोग फेजेस के थ्रू देखते हैं। सो फर्स्ट हमारा आता है सिफेलिक फेज, और सेकेंड आता है गेस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। गेस्ट्रिक फेज का मतलब कि जब आपका फूड जो है वो स्टमक में गया, नाम से ही पता चलता है। इंटेस्टाइनल जब इंटेस्टाइन में गया। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होकर ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है तो उस फूड को हम लोग बोलस बोलते हैं। और जैसे ही वो HCl में जैसे कि स्टमक गया और HCl के साथ मिल गया, तो जब वो इंटेस्टाइन में आएगा तो उसी फूड के फॉर्म को काइम बोलते हैं। और ये दोनों पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सो ये दोनों चीज़ तो ठीक है। अब सिफेलिक फेज का मतलब क्या होता है, देखिए इस पे सिर्फ नर्वस कंट्रोल होता है, जो कि हम लोग रेगुलेशन में भी देखें कि मेनली वेगस नर्व। और गेस्ट्रिक फेज में नर्वस एंड हार्मोनल दोनों होता है, और इसमें हार्मोनल नर्व दोनों के थ्रू होता है, जो कि अच्छे से मैं आपको और समझाती हूँ। सो सिफेलिक फेज है क्या, इसमें रिफ्लेक्सेस के थ्रू जो है वो गेस्ट्रिक एसिड या फिर गेस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। तो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस जब मैं पढ़ाई हूँ तो वहाँ पे भी समझाई हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सो एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में आपको क्या मैं बताई थी कि जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके माउथ में फर्स्ट टाइम जब जो है वो अगर मिल्क जाता है या फिर कोई खाना खा रहा है तो उसको नहीं पता होता है कि इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन सलाइवा आता है। तो इसका सिफेलिक फेज का मेन जो रिलेशन है वो सलाइवा से है, कि इसको सोच के या फिर मुंह में लेने के बाद जो सलाइवा आया उसके बाद हमारे स्टमक में जो है वो गेस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है। तो इस फेज में जो गेस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होगा उसको हम लोग सिफेलिक फेज बोलते हैं। सो अनकंडीशनल में तो कि जो बेबी जन्म हुआ उसको नहीं पता था कैसा टेस्ट है, लेकिन कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपको अभी पता है इमली का अगर मैं नाम लेती हूँ तो सलाइवा आता है माउथ में, डैट मीन्स क्या कि आप इमली पहले खा चुके हैं और वो आपके थॉट मात्र सोचने से ही जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उसको कंडीशनल रिफ्लेक्स के थ्रू वो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, और ये स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व को, और वेगस नर्व जो है वो गेस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन में हेल्प करता है। हम लोग देखे भी और डायग्राम के थ्रू मैं आप भी आपको समझाऊंगी।
अब हमारा गैस्ट्रिक फेज है, इसमें नर्वस और हार्मोनल दोनों कंट्रोल होता है। कैसे? जैसे ही हमारा फूड जो है वो बोलस बन के स्टमक में गया, वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा लोकल नर्व, दैट मीन्स कौन सा? वेगस नर्व ही, जो कि स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को। नेक्स्ट है, वहाँ पे सिक्रीट होता है गेस्ट्रिन जी सेल से। जी सेल मैं आपको बताई थी, इस पाइलोरिक ग्लैंड का जो जी सेल है वहाँ से गेस्ट्रिन सीक्रेट होता है, और ये गेस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस के स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, रेगुलेशन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ये दोनों चीज़ जो है वो सीक्रेट करवा रहा है गैस्ट्रिक जूस को, लेकिन इनहिबिट करवाता है इंटेस्टाइनल फेज में, क्योंकि गैस्ट्रिक जब तक जो है वो फूड स्टमक में है तभी तक भाई तुम इसका जो करना है, डाइजेशन करना है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करवा के वो करवाओ। लेकिन अब जब इंटेस्टाइन में चला गया तो उस फेज को हम लोग इंटेस्टाइनल फेज बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन बोलता है कि अब मेरा काम है, अब तुम बंद करो। तो ये कैसे बंद करवाएगा? इसमें हार्मोनल और वेगस दोनों होता है, डैट मीन्स नर्वस दोनों कंट्रोल होता है। सबसे पहले स्टमक से जैसे ही फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है उसको काइम बोलते हैं। तो काइम जो है वो इंटेस्टाइन में गया तो कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? सिक्रेटिन, GIP, VIP, CCK, PZ और सोमैटोस्टैटिन। सो ये सारा चीज़ का मैं फुल फॉर्म लिख चुकी हूँ, और ये जो है इनहिबिट करवाता है। और यहाँ पे वेगस का भी कंट्रोल होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन को इरिटेट करने के कारण वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर और इनहिबिट करवाता है गैस्ट्रिक जूस को। तो इसको मैं आपको डायग्राम से शो कर देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट हम लोग देखे थे सिफेलिक फेज, जिसमें साइट हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, रिफ्लेक्सेस के थ्रू जो भी फूड हम लोग सोच रहे थे या फिर आ रहा था, इमोशन जनरेट होके और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके और ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करवा रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या था? गैस्ट्रिक फेज, सेकेंड फेज वाला। तो जैसे ही फूड, जिसको हम लोग वहाँ पे क्या बोल रहे थे? बोलस, फूड जो बोलस फॉर्म में स्टमक में गया, तो जब स्टमक में जाता है तो डिस्टेंशन होगा। कोई भी चीज़ जब स्टमक में फूड आएगा तो ये डिस्टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल है, ये आपको नॉर्मल फिनोमेना पता होगा। तो डिस्टेंशन जब होता है, जिसके कारण वेगस नर्व जो है लोकल, यहाँ पे भी मैं आपको बताई थी कि लोकल नर्व वेगस नर्व भी है जो कि स्टिमुलेट करेगा। और यहाँ पे प्रोटीन हमारे फूड में, क्योंकि स्टमक में क्या डाइजेशन होता है? प्रोटीन। अगर बायोकेमिस्ट्री का आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पे पूरा आपको बायोकेमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, किस किस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है। सो आप बायोकेमिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ये प्रोटीन के वजह से जो है वो जितने हार्मोन्स है वो सब सीक्रेट हुए, और ये जो जी से जो वेगस रिफ्लेक्स था, जो वेगस नर्व स्टिमुलेट हुआ, वो जी सेल को एक्टिवेट करेगा। और जी सेल क्या सीक्रेट कर रहा था? गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन डायरेक्ट नहीं काम करता है, पहले ब्लड में जाएगा और ब्लड में से स्टिमुलेट, यहाँ पे एसिड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, डैट मीन्स HCl और गैस्ट्रिक जूस, इन लोगों के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। सो ये हमारा गैस्ट्रिक फेज हो गया, डायग्रामेटिक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इंटेस्टाइनल फेज देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताई कि दोनों कंट्रोल होता है। सो हार्मोनल का सबसे पहले क्या है? जैसे ही लो pH का, क्यों? क्योंकि HCl एसिडिक है और हमारे फूड में HCl आ चुका है, तो लो उसका pH होगा। ये जैसे ही लो pH का में आएगा तो हार्मोन्स जितने सारे वो सीक्रेट होंगे, और ये पहले ब्लड में जाएगा, क्योंकि हार्मोन तो ब्लड में ही जाता है, ब्लड के थ्रू जाके और इसके जो गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन हो रहा था उसको जो है इनहिबिट करेगा। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक एसिड क्या है, क्योंकि HCl इसमें पाया जाता है तो इसको गैस्ट्रिक एसिड भी समटाइम बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोल सकता है, लेकिन HCl के वजह से गैस्ट्रिक एसिड भी इसको बोला जा रहा है। ये बात आपको बस ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो ये तो हार्मोन वाला देख लिए। अब हम लोग इंटेस्टाइनल फेज देखते हैं। सो इंटेस्टाइनल फेज में नर्वस कैसे काम कर रहा है? तो लो pH HCl के वजह से इरिटेशन हो रहा है हमारा अपर इंटेस्टाइन में। ये जो इंटेस्टाइन है उसमें इरिटेशन होता है लो pH के कारण, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई। अरे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा ये इरिटेशन के वजह से, तो वेगस नर्व जो है वो सीधा इसको बोलेगा कि अब बंद करो, अब इंटेस्टाइन काम करेगा। सो यही मेनली फिनोमिना है। अब हम लोग क्लिनिकल कोरिलेशन देखते हैं। देखिए फेजेस में 3 फेज था, जो कि एक बार अगर आप पढ़ते हो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? पेप्टिक अल्सर जो है हमारे ये
कंडीशन देखा जाता है जो कि बहुत कॉमन है। इसमें जो है वो HCl के ज़्यादा सीक्रेट होने से क्या होता है कि हमारा HCl अगर ज़्यादा सीक्रेट होगा तो ये जो हमारा म्यूकस यहाँ पे लाइनिंग पाया जाता है उसको जो है वो जलाने का काम करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताइए कितना एसिडिक होता है कि इस पर आया तो इसको भी जला देगा। सो इस पर गिरने के बाद अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसा कब होता है जब कोई अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो ये म्यूकस लाइनिंग हटता है, और ये लाइनिंग अगर हटेगा तो यहाँ पे अल्सर टाइप देखा जाता है, उसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। सो ये नॉर्मल क्लिनिकल कोरिलेशन था जो कि आपको मैं समझा दी। सो सारा पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखिए ये सारा कंडीशन था, यहाँ पे मैं आपको क्लिनिकल कोरिलेशन भी आपको बता चुकी हूँ। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल हो और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारा फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे लिए आप एक काम सपोर्ट के लिए कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।